So today we are going to study the very important part of the dual nature of matter, that is explanation of the photoelectric effect by Einstein by using the quantum theory. Okay, explanation of photoelectric effect by Einstein by using quantum theory, because you know that wave theory fails to explain this. Wave theory fails to explain the photoelectric effect, and therefore Einstein used quantum theory to explain photoelectric effect. अभी इधर क्या होता है देखिए, explanation कैसा है देखिए. This explanation is very important from the board point of view also. Okay, how to write this explanation? Remember this. Now you know that according to quantum theory क्या होता है, radiation में photons रहता है. Okay, so radiation, according to quantum theory, radiation consists of photons. Okay, point number one. According to quantum theory क्या होता है, रेडिएशन में फोटोन रहता है. Okay, point number one. According to quantum theory, radiations consist of photons. That is, energy is radiated in the form of packets of energy, and these packets of energy are called as photons. Okay, you know this very well. And when these radiations are incident on metal surface, okay, when these radiations are incident on metal surface, photon and electron collision takes place. जब ये रेडिएशन मेटल सरफेस पे हम डालते हैं तब क्या होता है, रेडिएशंस में जो फोटोन रहते हैं वो फोटोन और सरफेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनका क्या होता है, कोलिजन होता है. एंड ड्यूरिंग दिस कोलिजन, जब ये कोलिजन होता है, फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन जब होता है, तो इंस्टेंटली ऑल द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन. ओके, when radiations are incident on metal surface, when radiations are incident on metal surface क्या होता है, photon electron collision takes place. Photon collide with the electrons. Photon electron collision takes place, and all energy of photon is instantly transferred to electron. मतलब इस कोलिजन में क्या होता है, फोटोन का सभी एनर्जी इंस्टेंटली विदाउट एनी टाइम लैग, ओके, वो इलेक्ट्रॉन को मिलता है. अभी इलेक्ट्रॉन को फोटोन का एनर्जी मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यूजेस दिस एनर्जी इन टू पार्ट्स. ओके, द एनर्जी रिसीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इट इज यूज्ड इन टू पार्ट्स. ओके, दिस, इसमें से वन पार्ट ऑफ एनर्जी, अब पार्ट ऑफ एनर्जी क्या होता है इसमें, ए पार्ट ऑफ एनर्जी is utilized by electron, to liberate means come out, liberate from
मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। ओके, क्योंकि आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो मेटल में ही घूमते रहते हैं और मेटल से बाहर आने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको लगता है। उसको क्या बोलते हैं हम? वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी मिल गई तो ही क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ सकता है। तो फोटोन से जो एनर्जी मिलती है, ओके, सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गया, तो उसमें से फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उस सरफेस से बाहर, मतलब मेटल का सरफेस वर्क फंक्शन, उस मेटल का वर्क फंक्शन अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मेटल से बाहर आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उधर यूटिलाइज हो जाएगा। करेक्ट है ना? So part of energy is utilized by electron to liberate from the metal surface, which is called as work function. Correct है ना? Which is called as work function, which is called as work function, which is denoted by phi naught. Okay, so electron को बाहर आने के लिए some energy is required, that is work function. तो उतना पहले, मतलब फोटोन का जो टोटल एनर्जी मिला है उसमें से फाइ नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इनिशियली उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। अभी बाहर निकलने के बाद कुछ रिमेनिंग उसका एनर्जी रहेगा, तो उसका क्या होगा रिमेनिंग एनर्जी का? देन रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट remaining energy is converted into kinetic energy of electron. Okay, so therefore इधर क्या हो जाए, क्या हो जाए, इधर हो जाएगा, देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन किस तरह से यूज होगी? देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन सम पार्ट उसको किसके लिए लगेगा? वर्क, मतलब वो मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम? वर्क फंक्शन बोलेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी टू फ्री फ्रॉम सरफेस, एंड रिमेनिंग एनर्जी किस फॉर्म में जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, सो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन को कैसे लिखते हैं हम? एच न्यू, क्योंकि हमें पता है हर एक फोटोन में एनर्जी कितनी रहती है? एच न्यू एनर्जी रहती है। एनर्जी टू फ्री फ्रॉम सरफेस कितना लगता है? दैट इज फाइ नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन, प्लस रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? के मैक्स बोलूंगा, के मैक्स, के मैक्स। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, और ये इक्वेशन देने के लिए, ये एक्सप्लेनेशन करने के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। ओके, नोबेल प्राइज। Before that, many scientists tried to explain photoelectric effect by using wave theory, but they fails. But only Einstein succeeded to explain this photoelectric effect and its character. मतलब by using this equation, ये equation use करके आइंस्टाइन ने वो सभी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो परफेक्टली एक्सप्लेन किए। सभी कैरेक्टरिस्टिक मतलब इंस्टेंटली इमिशन क्यों होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं दिखता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर ही क्यों डिपेंडेंट रहती है, करंट इंटेंसिटी पर ही क्यों डिपेंडेंट रहता है। ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो है, वो बाकी के साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? वेव थ्योरी का यूज करके एक्सप्लेन करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वो फेल हो गए। और ओनली आइंस्टाइन वाज सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। इक्वेशन यूज करके हम भी अभी देखने वाले हैं किस तरह से सभी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई होते हैं। ओके, एंड फॉर दिस वर्क आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज। ओके, इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट नोबेल प्राइज ऑफ द आइंस्टाइन। So this equation is called as Einstein's photoelectric equation. This equation is called as Einstein's. This equation is called as Einstein's photoelectric equation.
दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। Sometimes there is a 1 mark question in the exam also. State the Einstein's photoelectric equation. तो इक्वेशन कैसा आता है? h nu is equal to phi naught plus ke max. Okay, it is a very simple derivation of the Einstein's photoelectric equation. फिर से मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, जब रेडिएशन मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं तो क्या होता है? फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है और फोटोन का एनर्जी इंस्टेंटली विदाउट एनी टाइम लैग इलेक्ट्रॉन को मिलता है। ओके, इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलता है तो उस टोटल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन 2 पार्ट्स में यूटिलाइज करता है। ओके, सम पार्ट इज यूटिलाइज्ड टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। एंड रिमेनिंग पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू द जो रहने वाली बचने वाली एनर्जी जो है उसको क्या होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा। सो रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, so therefore energy of photon is equal to energy to free from surface plus kinetic energy of the electron. So h nu is equal to phi naught plus E max. So this equation is called as Einstein's photoelectric equation. So Einstein's photoelectric equation समझ में आया क्या? अभी देखिए यहाँ पे ke नहीं लिखा है, ke max लिखा है। ओके, ke max क्यों लिखा है? That is a very important question. ओके, ke max क्यों लिखा है? That is a very important question. अभी देखिए, फोटोन जब मेटल सरफेस पर कोलाइड होता है तो फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होता है। ठीक है, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन कोलिजन टेक्स प्लेस। ओके, अभी इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए सेम एनर्जी लगती है क्या? नहीं लगती है, मैंने ऑलरेडी बताया है। कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अंदर रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन क्लोज टू सरफेस रहेंगे। जो क्लोज टू सरफेस रहते हैं उनको बाहर निकलने के लिए कम एनर्जी लगती है, अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा लगती है। अभी फाई नॉट क्या है? फाई नॉट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम आउट फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से बाहर आने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगेगा उसको फाई नॉट बोलते हैं। अगर सरफेस से बाहर आने के लिए मिनिमम एनर्जी लगेगा, मतलब फाई नॉट में एक पर्टिकुलर वर्ड है, वर्क फंक्शन में एक पर्टिकुलर वर्ड है, दैट इज मिनिमम। तो बाहर आने के लिए अगर कम एनर्जी लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा ना। इसका मतलब ये भी होता है कि जब रेडिएशन सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं तो बाहर निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? क्या आप मुझे बता सकते हैं? कैन यू टेल मी इन चैट सेक्शन? जब रेडिएशन सरफेस पर इंसिडेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे सपोज, तो सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी या फिर डिफरेंट रहेगी? डिफरेंट रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि सभी को तो एनर्जी उतनी ही मिलने वाली है, सभी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सेम मिलने वाली है, क्योंकि हर एक फोटोन में एनर्जी h न्यू रहेगी। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी h न्यू, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कम एनर्जी लगेगी, मिनिमम एनर्जी लगती है तो उसको फाई नॉट बोलते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए थोड़ी सा ज्यादा एनर्जी लगेगी। ओके, तो जिस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कम एनर्जी लगेगी उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सो सभी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी फाई नॉट या फिर डब्ल्यू नॉट डिफरेंट नहीं रहता है। फाई नॉट इज सेम फॉर द सर्टन मटेरियल। ओके, फाई नॉट इज द energy, minimum energy required for the electron to come out. Okay, so सभी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, अभी मेरा क्वेश्चन है, सभी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए फाई नॉट एनर्जी लगेगी क्या? कितनी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए? आइदर इसका आंसर क्या आ जाएगा? आइदर, ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी? क्वेश्चन मतलब ऑप्शन देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज फाई नॉट, सेकंड ऑप्शन इज
phi naught or less than phi naught. Third option is phi naught or more than phi naught. And last option, none of these. करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितना लगता है? फाइ नॉट या फिर उससे ज्यादा. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तब क्या हो जाएगा? जिसको फाइ नॉट लगेगी एनर्जी, उनका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और जिनको फाइ नॉट से थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगा बाहर निकलने के लिए, उनका काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा कम रहेगा. अभी ऐसा भी क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, देखिए ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ये जो इक्वेशन है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, is this applicable to all the electrons, all the photo electrons, or only some electrons? Can you tell me? Is this equation applicable to all the electrons or only few electrons? Not all. This electron is applicable to, एक सेंटेंस, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, this equation is applicable to only मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन. ऐसा सेंटेंस है. मोस्ट एनर्जेटिक मतलब जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, या फिर जिसको बाहर निकलने के लिए ओनली फाइ नॉट एनर्जी लगता है, उनके लिए ही ये इक्वेशन है. सभी इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन नहीं है. लेकिन हमने क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने फाइ नॉट लिया है ना. अभी फाइ नॉट बाहर निकलने के लिए एनर्जी फाइ नॉट लिया है, तो फाइ नॉट एनर्जी किसको लगेगा? सभी इलेक्ट्रॉन को फाइ नॉट एनर्जी लगता है क्या बाहर निकलने के लिए? ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए फाइ नॉट एनर्जी लगता है. बाकी के इलेक्ट्रॉन को फाइ नॉट से ज्यादा एनर्जी लग सकता है, तो उनका इक्वेशन नहीं है. दिस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल टू द इलेक्ट्रॉन विच आर हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इमिशन. ओके, सो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है. फिर से मैं पॉइंट देखिए बताता हूं, फिर से पॉइंट, ये सभी पॉइंट दोहराता हूं. देखिए, फर्स्ट थिंग इज दैट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए सभी इलेक्ट्रॉन को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है क्या? तो इसका आंसर आएगा नहीं. कुछ इलेक्ट्रॉन को फाइनाइट एनर्जी लगेगी और बाकी के इलेक्ट्रॉन को मोर देन फाइनाइट एनर्जी लगेगी. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, बाहर निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी क्या? बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी क्या? तो इसका आंसर आएगा सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी. ओके, कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के मैक्स रहेगी और बाकी के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के मैक्स से थोड़ा सा कम रहेगी. ठीक है. एंड ये जो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है? तो ये इक्वेशन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आते हैं बाहर, या फिर जिनको बाहर निकलने के लिए सबसे कम एनर्जी लगता है, उनके लिए ये इक्वेशन है. ठीक है. सो एच न्यू इज इक्वल टू फाइ नॉट प्लस के ई मैक्स. के ई मैक्स क्यों लिखा है? क्योंकि एनर्जी टू फ्री फ्रॉम सरफेस मिनिमम लिया है, तो एनर्जी फ्री फ्रॉम सरफेस मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा. ओके, सो एनी डाउट इन दिस केस? कुछ डाउट है तो बोलिए. ये नोट्स, सभी नोट इधर लिखता हूं मैं. Notes. Number 1, all electron पहला क्या होगा? सभी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए सेम एनर्जी लगेगी क्या? नहीं लगेगी. ठीक है. सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट या फिर फ्री फ्रॉम सरफेस कितना लगता है? इज
फाई नॉट और मोर देन फाई नॉट लगता है, क्योंकि जो सरफेस के क्लोज है उनको ही सिर्फ फाई नॉट लगेगा, अंदर है तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज दैट देयरफॉर ऑल इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव द सेम, मतलब बाहर निकलने के लिए अगर कम ज्यादा एनर्जी लगता है और सभी को उतना ही एनर्जी मिलता है, तो बाहर निकलने के बाद सभी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगा। ऑल इमिटेड photo electrons don't have same kinetic energy. Okay, and third important thing is that Einstein's equation is applicable to most energetic मतलब जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। अभी इसमें कुछ डाउट है तो बोलिए, एनी डाउट इन दिस केस? एनी डाउट? समझ में आया क्या आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन किस तरह से आता है? अभी वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स। अभी फाई नॉट उधर नहीं रखा तो सभी इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन फाई नॉट उधर आता है तो वो इलेक्ट्रॉन वो इक्वेशन किसके लिए रहेगा? ओनली जिसको एनर्जी बाहर निकलने के लिए कम लगता है उनके लिए वो इक्वेशन रहेगा ना। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी, ऊपर का जो सेंटेंस है दैट इज यूनिवर्सल, सभी इलेक्ट्रॉन को रहेगा। ऊपर का मतलब कौन सा? ये इक्वेशन, दिस इज फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी ऑफ फोटोन, जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन फोटोन की जो एनर्जी रहेगी वो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उसका सम पार्ट बाहर आने के लिए करेंगे और बाकी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल। बट हमने ये अगर ऐसा लिखा h nu इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स, तो फाई नॉट मतलब किसका एनर्जी रहता है? जो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर आने के लिए सबसे कम एनर्जी लगता है उनको ही फाई नॉट लेते हैं ना। सो दिस इज ओनली फॉर दोज इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन। अभी ये इक्वेशन लिखा, सो इसको आइंस्टाइन्स इक्वेशन बोलते हैं। सो आइंस्टाइन्स इक्वेशन यूनिवर्सल मतलब सभी इलेक्ट्रॉन को एप्लीकेबल नहीं है, इट इज ओनली फॉर मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। और ऊपर का इक्वेशन दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स देखिए। अभी देखिए एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स है, तो के ई मैक्स को हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स लिख सकता हूं मैं। एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, या फिर न्यू मतलब सी बाय लैम्डा रहता है, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स, इस तरह से लिख सकता हूं। ओके, या फिर एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स लिख सकता हूं। अभी यहाँ पे एम क्या रहेगा? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड फी क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अभी देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या रहता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन पता है ना? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद क्या होता है? मुझे जरा बताइए चैट सेक्शन में।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन पता है ना, इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड। जस्ट इमिटेड का मीनिंग क्या है बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड, ऐसा हमने डेफिनेशन में लिखा है। तो जस्ट इमिटेड का मीनिंग क्या है? जस्ट इमिटेड, Shravani correct. Lanka is also correct. जस्ट इमिटेड मतलब उनका वो बाहर निकलता है और रीएब्सॉर्ब होता है, मतलब बाहर निकलने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना होता है उसका? काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा ना। सो एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब एच इंटू न्यू नॉट लिखूंगा मैं। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? थ्रेशोल्ड रहेगी ना। एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। ओके, देखिए फिर से लिखता हूं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड रहेगी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? 0 रहेगी। अभी ये फर्स्ट इक्वेशन में या फिर आइंस्टाइन इक्वेशन में प्लेस किया तो एच न्यू मतलब एच न्यू नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स मतलब 0 हो जाएगा ना, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती। ठीक है, मतलब वर्क फंक्शन का हमें एक फॉर्मूला मिलता है एच इंटू न्यू नॉट, ये ध्यान में रखिए। दिस इज फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या आता है? प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा नॉट, या फिर शॉर्टकट इसका आ जाएगा 12,400 डिवाइडेड बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा आंसर। शॉर्टकट मतलब वर्क फंक्शन निकालने के लिए शॉर्टकट क्या है? अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी गई है तो 12,400 बाय लैम्बडा किया तो हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया गया है तो वर्क फंक्शन हमें मिलता है। ओके, so according to this also we can get the equation that is h nu is equal to phi naught मतलब h nu naught plus ke max. So therefore ke max का फॉर्मूला क्या आता है? ke max is equal to K max is equal to h nu minus h nu naught, h in bracket nu minus nu naught. Okay, ऐसा भी फॉर्मूला आ सकता है। Okay, so these are the different forms, you should remember that. अभी देखिए इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं। क्वेश्चंस आर लाइक दिस। फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज मैंने 4000 एंगस्ट्रॉम के रेडिएशन इंसिडेंट किए हैं। 4000 एंगस्ट्रॉम के रेडिएशन इंसिडेंट किए और इंसिडेंट ऑन सरफेस, मेटल सरफेस पे इंसिडेंट किए हैं, having work function suppose 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? दैट इज द क्वेश्चन। दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय माइंड कैलकुलेशन ओनली, विदाउट एनी राइटिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, विदाउट एनी राइटिंग। किस तरह से आंसर किसी का आता है कि बताओ मुझे। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, okay, which is asked in NEET exam many times. मेंस में भी इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में क्या बोलते हैं? नीट में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, मेंस में वेलोसिटी निकालो ऐसा बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उस पर 4000 एंगस्ट्रॉम का रेडिएशन इंसिडेंट किया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा या फिर वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अभी देखिए 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब इसमें एनर्जी कितना रहेगा निकाल सकते हैं ना। एनर्जी देखिए कितना रहेगा, 12,400 डिवाइडेड बाय 4000, तो
4000 एंगस्ट्रॉम का जो रेडिएशन रहेगा उसके हर फोटोन में एनर्जी रहेगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब फोटोन का एनर्जी कितना है 3.1, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस होगा। क्यों? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गया, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर निकालने के लिए यूज करेगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, ए मैक्स दैट इज 3.1 माइनस 2 दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी सिंपल आंसर। ओके, सो मतलब बुक में बहुत ज्यादा इसका कैलकुलेशन दिया रहता है, इसका कैलकुलेशन करने की कुछ जरूरत नहीं है। ओके, बाय माइंड कैलकुलेशन ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। One more question. Suppose रेडिएशन मैंने 3000 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन एक सरफेस पर इंसिडेंट किए हैं। ओके, 3000 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन इंसिडेंट किए हैं एंड वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी, दैट इज द क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा? करेक्ट। सो एनर्जी देखिए 12,400, हर एक फोटोन में एनर्जी कितना है वो निकालेंगे पहले। सो 0 0 कैंसल, 4.133 इस तरह से टोटल एनर्जी आ जाएगा। करेक्ट है ना? और उसमें से क्या हो जाएगा, ये जो एनर्जी मिली है उसमें से बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको फाइंड आउट बोलते हैं ना। बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए 2.5, तो रिमेनिंग एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल। ठीक है, मतलब क्या हमेशा क्या करना है, जो इंसिडेंट रेडिएशन में एनर्जी रहेगी वो निकालना है और उससे क्या करना है, वर्क फंक्शन माइनस करना है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा 1.633। ओके, इसमें कुछ डाउट है क्या? इसी के मैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर को आपको बताऊंगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एंड टूडेज लेक्चर नाउ। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन टुमारो। सो क्या कीजिए, आज मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, ड्यूअल नेचर का थोड़ा सा रिवाइज कीजिए सभी वीडियोस। आज टाइम है तो देखिए सब कुछ।